आप देख रहे हैं अमेज नाउ। दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद श्रीवास्तव। एक बात जहन में आई है, चर्चा का विषय हो सकता है, और वो ये है, एक पखवाड़े से अधिक का समय हो चुका है, केंद्र में सरकार बन चुकी है और उसके भी पहले चुनाव के परिणाम आए, फिर सरकार भी बनी। लेकिन जो बात निकल के आई कि उत्तर प्रदेश और फिर अयोध्या में जो हार का कारण था, उस पर किसी ने आज तक चर्चा करने की जरूरत नहीं समझी, या यूं कह लें कि उस हार के वजह को बताने की जरूरत नहीं समझी। हो सकता है कि हार की वजह को तलाशा जा रहा हो, लेकिन हार स्वीकार करना भी चाहिए था। फिलहाल हमारी चर्चा का विषय भी आज यही है। दोस्तों, अयोध्या में हार का वजह क्या रहा, मोदी योगी सेना क्यों हारी? बड़े से बड़ा पंडित भी इस बात के लिए तैयार नहीं था, या उसने कोई ऐसी घोषणा नहीं की थी कि अयोध्या में इस तरीके के चुनाव परिणाम आएंगे। फिलहाल जो चुनाव का परिणाम आया है वो हम सबके सामने। दोस्तों, यह सुनी सुनाई बात जरूर है, लेकिन है 16 आने सच कि उत्तर प्रदेश में और अयोध्या में हार के कारण के बारे में अमित शाह गृह मंत्री ने सीधे तौर पर योगी को जिम्मेदार माना। हालांकि योगी भक्तों ने पानी पी पीकर अयोध्या वासियों को कोसना शुरू कर दिया था। शायद मोदी और योगी भक्तों की बात या मोदी योगी समर्थकों की यह बात सच भी हो सकती है। उनका ये कहना है कि फ्री का राशन खाया, 500 वर्षों से रामलला के दर्शन को तरस रहे थे, एक भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो गया और आपको लाज नहीं आई, आपने अयोध्या दूसरे के हाथों में सौंप दिया। लेकिन जरूरत है इन बात को खंगालने की, तलाशने की जरूरत है कि आखिर ऐसा हुआ है, और यही नहीं हो पा रहा है। फिर से कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि मोदी की जो 1.5 लाख से जीत हुई है वो दुख वाली बात जरूर है, लेकिन अयोध्या का हार सबसे बड़ा दुख है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता, और ये बात सच भी है। विश्व रंगमंच पर अयोध्या अब लोगों की नजरों में पर्यटन का विशेष केंद्र बन चुका है। एक समय था जब फैजाबाद नवाबों के शहर के रूप में जाना जाता था, आज वह अयोध्या रामनगरी के रूप में तब्दील हो चुकी है। फिर ऐसा क्या वजह रहा कि अयोध्या वासियों ने इस पर कोई तरजीह नहीं दिया? इस बात पर एक सच यह भी है। एक और बात, अयोध्या में रामलला के मूर्ति की स्थापना सनातन भारत वंशियों के लिए यथार्थ है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में हार का जो कारण है वो ढूंढना कतई मुश्किल नहीं। हमने कई लोगों से बातें की, जिम्मेदारों से बातें की, तो जो राजनीति में दखल रखता है, जो सत्ता से जुड़ा हुआ है, उन्होंने तो इस पर बात करने से दाएं बाएं किया, बात से इनकार किया। लेकिन जो लोग तटस्थ हैं, आज भी भाजपा से जुड़े हैं, लेकिन वो अपनी बात रखना जायज समझते हैं, हमने उन लोगों से भी बात की। 400 पार का नारा जब आया तो लोगों के जहन में खलबली मचने लगी, तो वहीं लल्लू सिंह समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने इस बात पर कोई कसर नहीं छोड़ी कि मोहल्ले गांव तक जा जाकर उन लोगों ने इस बात का ढिंढोरा पीटा कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण होना है, इसलिए 400 सीटों की आवश्यकता है, और यहीं से मामला बिगड़ता दिखा। आखिर क्या वजह है 400 सीटों की? ऐसी कौन सी आवश्यकता है 400 सीटों की? ये बात तमाम मतदाताओं के बीच में घूमती रही पूरे चुनाव में। इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के शहमात का खेल जो चल रहा था, उसमें यही भगवा पार्टी मात खा गई। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इन वर्गों का जो एकीकरण देखने को मिला, इनके बीच जो एकता देखने को मिली चुनाव के मद्देनजर, वह इससे पहले इतना प्रभावी कभी नहीं। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध, बुंदेलखंड, इन सब जगहों का भी यही हाल है। हमने घूमकर लोगों से बातचीत करके जो निष्कर्ष निकाला वो ये था कि अयोध्या में हार के कारण सिर्फ 4 थे।
और वो 4 कारण क्या थे वो हम आपको गिना देते हैं। पहला कारण था आध्यात्मिक। आप विस्मित होंगे, लेकिन बिल्कुल जायज होगा जब आप इस पर चर्चा करें। लगभग 3 वर्ष अभी और लगेंगे, तब मंदिर पूरी तरह से निर्मित हो जाएगा। जब मंदिर बन जाएगा तो स्वाभाविक है कि प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आरंभ होगा। अभी जो कुछ हुआ है वो एक राजनीतिक कार्यक्रम था, वो हो गया, अब उसको भूल जाइए। जो हमको उचित लगा, सच लगा वो कहा। और अभी तक कोई भी भारत देश से निकल करके राजनेता या विद्वान नहीं आया जिसने ये प्रतिज्ञा देश के सामने कर ली होगी कि अभी मुक्तेश्वरानंद गलत कह रहे हैं, मंदिर तो बन चुका है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। राम मंदिर का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो क्या स्थिति है और राम मंदिर के निर्माण को लेकर और जो उसकी प्रतीक्षा हो चुकी है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, राम मंदिर देश के बहुसंख्यक सनातन धर्मियों की, राम भक्तों की जनाकांक्षा है और भगवान की कृपा से, न्यायालय के निर्णय से वो पूरा हो रहा है। इस समय अयोध्या में निर्माण का कार्य चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और जैसा कि हम लोगों ने पूछा और जाना है, लगभग 3 वर्ष अभी और लगेंगे, तब मंदिर पूरी तरह से निर्मित हो जाएगा। जब मंदिर बन जाएगा तो स्वाभाविक है कि प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आरंभ होगा। अभी जो कुछ हुआ है वो एक राजनीतिक कार्यक्रम था, वो हो गया, अब उसको भूल जाइए। राम जी का मंदिर बन रहा है, भव्य बन रहा है, और जब वो निर्मित हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से आप बताइए कि जब मंदिर का शिखर बन जाएगा तो उस पर कलश चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो उस पर ध्वजा चढ़ाई जाएगी कि नहीं? वहाँ पर जहाँ शिखर में जिन जगहों पर जिन देवताओं की पूजा होती है, जो न्यास होते हैं, वो होंगे कि नहीं? तो स्वाभाविक है कि जब मंदिर बन जाएगा तो वहाँ पर प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, उसका भी लाभ हम सबको मिलेगा। कोई चिंता करने की हिंदुओं को आवश्यकता नहीं है, इस मामले में प्रगति पर है काम। दूसरा कारण है व्यापारी वर्ग की पीड़ा। तीसरा कारण है दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं का संविधान बचाओ अभियान। और चौथा कारण भाजपा कार्यकर्ताओं के भी उत्साह की कमी, या ये भी कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में थे। तीसरा और चौथा कारण, ये दोनों ऐसे कारण हैं जो प्रदेश के तकरीबन सभी सीटों पर आमतौर पर देखने को मिले। अयोध्या भी उसमें एक थी, तो इसलिए ये तीसरे और चौथे कारण जो फैक्टर्स थे ये भी काम कर रहे थे। अब आइए आपको हम कुछ लोगों से मिलवाते हैं। हमने बात किया गोरखपुर कलेक्ट्रेट के सीनियर एडवोकेट एसपी श्रीवास्तव जी, उनको सुनते हैं उनके क्या है विचार। मुख्य कारण स्थानीय है। स्थानीय का मतलब कि जनता के बीच में स्थानीय मुद्दे बहुत तेजी से फैलते हैं। तो पहला कि वहाँ जब मंदिर बनना शुरू हुआ तो सबसे पहले मुद्दा आया जमीनों का घोटाला। जो जमीन राम मंदिर के लिए खरीदने के लिए ये जो तैयारी हुई और ख़रीदा गया, उसमें एक दिन में 18 गुना, 1 करोड़ का 18 करोड़, इस तरह के बैनामे हुए वहाँ। और यह सब जो है आरएसएस के लोग और मुख्य तरह से ट्रस्ट था, उसके सचिव थे या अध्यक्ष थे चंपक राय। चंपक राय ने इस चीज़ को उजागर भी किया। कहा कि भाई हमको चूँकि महंगा बनाना है तो महंगा खरीदना है, महंगा बेचना है, सीधा। और यहाँ तक उन्होंने स्थानीय स्तर पर कहा कि हम सोने का मंदिर में गेट लगा रहे हैं तो हम तो लगा रहे हैं, हम इसके सुरक्षा के लिए रहेंगे नहीं, या अयोध्यावासी उखाड़ ले जाएंगे। तो अयोध्यावासियों को चोर कहना। फिर बनाने के प्रोसेस में, मंदिर बनाने के प्रोसेस में तमाम अन्य पुराने मंदिरों को तोड़ना पड़ा, मज़ारों को तोड़ना पड़ा, दुकानों को तोड़ना पड़ा, आवास जो है वहाँ नागरिकों का तोड़ना पड़ा। इस वजह से वहाँ स्थानीय स्तर पर बहुत गुस्सा था और उसका फैलाव या इन चीज़ों का विस्तार बहुत तेज़ी से स्थानीय स्तर पर वह हुआ।
अब इसके बाद आइए, जो मंदिर बना, मंदिर के बाद क्या हुआ बनने के बाद अब मोदी जी आ जाते हैं, और मोदी जी उसके में मंदिर में बिना समय और बिना शुभ घड़ी के जबरदस्ती अधूरे मंदिर पर, जी, जिसमें ध्वजा भी नहीं है, शिखर भी नहीं बना हुआ है, उसका प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए स्वयं आ गए। स्वयं उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया, और प्राण प्रतिष्ठा में सभी शंकराचार्यों का, हमारे देश में जो 4 पीठ है, चारों के शंकराचार्य हैं, उनका अपमान किया, उनको बुलाया नहीं। तो एक तो सबसे बड़ा प्रभाव शंकराचार्यों का पड़ा। अब दूसरे तरफ धार्मिक दृष्टि से अगर देखेंगे, कहेंगे तो राम और शिव में कोई अंतर नहीं है। शंकराचार्य शिव के प्रतिनिधित्व करते हैं। राम, जैसे रामेश्वरम है, अगर सीधे चले जाए रामेश्वरम, तो उस मंदिर का नाम जो है वह है टेम्पल ऑफ रामास्वामी। अंग्रेजी में या इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वहाँ मंदिर का नाम टेम्पल ऑफ रामास्वामी। रामास्वामी का मतलब होता है कि राम का जो स्वामी है, राम का भी जो भगवान है, और जो राम का भगवान है उसका ये अपमान कर रहे हैं, शंकराचार्यों को नहीं बुला रहे हैं। फिर अन्य कि जो मंदिर निर्माण हुआ उसमें थोड़ा ध्यान अगर दें लोकल स्तर पर, तो वहाँ लेबर, जो स्थानीय लेबर थे, वो कोई काम नहीं पाए। वहाँ पत्थरों को तराशा गया, बड़े बड़े शिलान्यासों पत्थरों को तराश करके उससे मंदिर बनाया गया। स्थानीय स्तर पर जो लोकल मजदूर थे कोई काम नहीं पाए, कोई रोजी रोजगार नहीं पाए। ये बाहरी बुला करके और उसका ये निर्माण हुआ। तो स्थानीय स्तर पर तो ऐसे आक्रोश था, रोजी गई, मंदिर गई, घर गया, तो हर चीज़ जब चला गया तो क्यों हम आपको पूजेंगे। आगे फिर आइए कि उसमें राष्ट्रपति को न बुलाया जाना, जो आदिवासी वो का प्रतिनिधित्व करती हैं, आदिवासी कहते हैं, आदिवासियों का ढोंग करते हैं। तो जो गरीब तबका था, नीचे का तबका था, वह हृदय पर लिया। आगे फिर आइए, इन्होंने यह कहा, चंपक राय शुरुआत करते हैं, वह कहते हैं कि यह विष्णु के अवतार है। यह जो है मोदी विष्णु के अवतार हैं, और विष्णु के अवतार जो स्वयं राम को लाए हैं, इनको हमको लाना है। अब राम से बड़ा मोदी हो गए। यह स्थानीय लोगों को बहुत खला कि राम से बड़ा कौन हो सकता है, जो राम सृष्टि के रचयिता हैं, जो राम सब संप्रभु भगवान हैं, और उनको लाने वाले आप हैं, तो आप हैं कौन। आगे बढ़ करके उन्होंने यह कहा कि मैं जैविक नहीं हूँ, मैं माँ बाप से नहीं पैदा हुआ हूँ, मैं तो अजन्मा हूँ, अमर हूँ और अवतरित हूँ। यह लोगों को बहुत ही खला कि जो राम से बड़ा अपने को कह रहा है। यह सब मुद्दे घर कर गए वहाँ, और स्थानीय स्तर पर फैजाबाद मंडल में 4 सीटों को वहाँ की जनता ने बुरी तरह हरा दिया। एक सीट पर एनी हाउ किसी तरह से ईडी और क्या कर चुनाव आयोग के नाते किसी तरह से जीत हुआ, अन्यथा वह भी नहीं जीतते। इसके अलावा हम यह कहना चाहेंगे कि आपकी जानकारी के लिए बताएंगे कि उसी से अयोध्या से थोड़ी दूर पर रामटेक नामक स्थान है, जहाँ भगवान राम अपने वनगमन के समय में कुछ समय विश्राम किए थे। उस रामटेक से भी भाजपा हार गई। आगे बढ़िए, इलाहाबाद, प्रयागराज जिसको नाम बदले भी, वहाँ से भाजपा हार गई। आगे बढ़ गए और चित्रकूट गए। चित्रकूट भगवान राम 11 साल रहे, वहाँ से भाजपा हार गई। फिर आगे बढ़ गए नासिक, जहाँ पंचवटी नामक स्थान है, और वहाँ पर भी ये सीता जी का हरण मारीच द्वारा जो होता है, सारा चीज़ वहाँ बना है और आज भी प्रचार प्रसार होता है, वहाँ से भी भाजपा हार गई। फिर आगे बढ़िए, रामेश्वरम, जिसका मैंने पहले ही भी नाम लिया कि टेम्पल ऑफ रामास्वामी, जो राम के भगवान थे, वहाँ भी ये हार गए। तो लोगों ने पसंद नहीं किया कि राम, शिव, कृष्ण, विष्णु सबसे बड़ा ये फ्रॉडियन व्यक्ति है, और लोगों में घर कर गया। लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। रोजी रोजगार का प्रश्न था, रोजी रोजगार भी लोगों में नहीं था, महंगाई भी थी, और इस तरह से गरीब लोगों को या कमज़ोर लोगों को कोई फ़ायदा उससे मंदिर से नहीं हुआ। मंदिर को लोगों ने नकार दिया।
इसी प्रकार हमने भाजपा कैडर से जुड़े एक वरिष्ठ और बड़े ही जुझारू कार्यकर्ता से बात किया, दीपक पांडे। उनसे बात किया और उन्होंने बड़ी सावधानी से इस बात को स्वीकार किया। हार का कारण क्या है वो भी उन्होंने बताया। हम उनसे भी आपको मिलवाते हैं। देखिए, पहली बार तो आप लोगों को और सम्मानित शीर्ष नेतृत्व को मैं बधाई दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए घटक दल की सरकार बन गई। दूसरी चीज, जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लिया, अब देखिए हम लोगों ने मुस्लिम आबादी के लिए खास करके जो फोकस हुआ कि 3 तलाक से इनको बचाया जाए, ये मोदी जी ने निर्णय तो बहुत अच्छा लिया, लेकिन वो शायद सम्मानित महिलाओं को अच्छा नहीं लगा, पहली चीज। दूसरी बात, जो हलाला का काम होता था बहन बेटी के साथ मुस्लिम एक वर्ग के, उस पर जो निर्णय लिया सरकार ने वो भी शायद अच्छा नहीं लगा। तीसरी चीज, नौजवानों के हित में जो ये अग्निवीर योजना चली, उस पर भी नाराजगी दिखाई दी। तो ये निर्णय लेने के वजह से हमारे चुनाव के समय में जो युवा वर्ग थे खास करके, उन्होंने अपना मत इंडिया को दिया इस विरोध में। जी, बहुत सावधानी से आप बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है इस तरीके की बातें जो साफ साफ तौर पे की जाए, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी धुआं। जी, इसी क्रम में हम यह भी जानना चाहेंगे कि आखिर पूरे देश की निगाह अयोध्या पर, और अयोध्या का यह हाल किसी से छिपा भी नहीं है और बात करने की स्थिति नहीं बनती है, खासतौर से चाहे वो लीडर्स हो या कार्यकर्ता हो। जी, इस पर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 20 सीटों की और मांग की थी, जिसपे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठे शीर्ष नेतृत्व ने ध्यान नहीं दिया शायद, और उसका खामियाजा एक ही चेहरे को 20 साल से लगातार रिपीट करना सबसे बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। लोग तो यहाँ तक जो शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहे हैं, वो सीधे इसका टीका योगी जी पर ही खुद नहीं, ये सम्मानित जनता उत्तर प्रदेश की जानती है कि योगी जी का अगर चला होता तो संत कबीर नगर, अयोध्या, ये दोनों सीट आपके खाते में आती, और उसके बाद जो अगल बगल की सीटें हम चुनाव में हारे हैं, वहां भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलता। तो क्या मतलब है, अयोध्या के लिए कोई ऐसा प्रत्याशी था? अब बहुत तो भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशियों की कमी नहीं है भैया। देखिए, बदलने की जरूरत, बस अब चेहरा बदलने की जरूरत थी। चेहरा बदल गया होता तो देखने में ये भी अच्छा लगता कि वहां का रिजल्ट दूसरा कुछ होता। जैसा कि हमने बताया आपको, हमने बहुत सारे जिम्मेदारों से बात किया, पदाधिकारियों से बात किया, और लोगों ने अपनी तरीके से अपनी बातों को रखा और बड़ी सावधानी से बात को रखा। उसी क्रम में हम आपको मिलवाते हैं गोरखपुर जनपद के विकासखंड कोराबाग रामनगर करजहां ग्राम सभा के पूर्व ग्राम प्रधान और मौजूदा समय में भाजपा से जुड़े गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय सह संयोजक पंचायत करते, और इसके साथ साथ उनके पास एक और पद है पिछले 20 सालों से, वह है राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संघ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ये है कृष्ण वर्मा जी। इनसे भी हमने बात किया 2-3 मुद्दों पर, खासतौर पर गोरखपुर में हार का कारण और हार की बात को स्वीकार न करने पर। आइए उनको भी सुनते। जी, ये तो है, समय के हिसाब से कुछ काम ढीला हो गया, लेकिन इस बार जो है अब जो झटका लगा है पार्टी को, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, जनता के फैसले को सबको स्वीकार करना चाहिए। आज जो पार्टियां सत्ता में रहती हैं उसको पहले स्वीकार करना चाहिए, उसको सिरोधार करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता महान है, सरकार महान नहीं हुआ करती है। वो ये अति विश्वास में कमी हुई कि आम लोगों तक जन जन में अपने संदेश को चुनाव के समय पहुंचा नहीं पाए। वो अपने काम पर इतना विश्वास था, और विश्वास के गलतफहमी में ये वोट कम हो गया, और सारे विधायकों को मतलब जैसे काम किए उसके गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। आम जन जन तक रात दिन एक करके सारे कार्यकर्ता से लेकर के विधायक और सांसद के प्रतिनिधि या सारे जितने मोर्चे थे, किसान मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, पंचायत प्रकोष्ठ या जितने भी इस तरह के विंग थे, सबको बहुत मुस्तैदी से लगना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा गलतफहमी हुआ कि अति विश्वास में लोग रह गए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी के। चुनाव के बाद
एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आई, कार्यकर्ताओं में हताशा थी। वो बात नहीं थी जो 14 और 19 में, तो कार्यकर्ताओं में आपकी हताशा, निराशा किस बात को लेकर? प्रधान तो जैसे लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है केंद्र और प्रदेश सरकार की, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायतों में इस प्रदेश में कहिए या अन्य प्रदेशों में भी प्रधान दल से नहीं जुड़ा होता है, दलीय व्यवस्था से वो गैर राजनीतिक मतलब होता है प्रधान। वो इस नाते जगह जगह प्रधान अपने अपने हिसाब से रहे, और भारतीय जनता पार्टी में जो प्रधान मतलब जो उसके समर्थक थे वो अपने हिसाब से रहे, लेकिन बहुत सक्रिय नहीं रहे। हाँ, और अन्य दलों में भी जो प्रधान रहे वो अपना कहीं मुखर नहीं हुए कि फला दल को वोट मिलना। पंचायत प्रकोष्ठ भाजपा से भी आप जुड़े हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपको जिम्मेदारी दी गई है। पंचायत का चुनाव मुश्किल 1.5 साल बाद, बल्कि कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ही परिस्थितियां विषम कही जाएंगी, राह उतनी आसान नहीं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कैसे क्या हो पाएगा, किस तरीके से भाजपा उन तमाम प्रधानों या आम जन को प्रभावित कर पाएंगे? ये तमाम योजनाएं हैं, गाँव के उज्ज्वला योजना या बिजली से सब कुछ तो दे रही, उसके बाद भी ये जो नकारात्मकता दिखाई दी जनता, अब क्या बचा है कि जनता को किस तरीके से प्रभावित करेंगे आम मतदाताओं? हम यही जानना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद भी पंचायत प्रकोष्ठ से सीधे तौर पर जिम्मेदारी की पोस्ट से जुड़े हुए, तो क्या बचता है? सब कुछ तो दे ही रही है। अब सब कुछ दे रही है, जैसे मान लीजिए किसान निधि हुआ तो केंद्र सरकार से आता है, फिर प्रदेश सरकार से भी अब सरकार हमारी देने जा रही है। दूसरा जो गल्ला वितरण मतलब हो रहा है उसमें सुधार किया कि जितना कार्ड पर दिया जाता है उतना तौल में जब निशान उतना तौल होगा तो तभी निशान लगेगा। ये सब सुधार मतलब हो रहा है। और वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास और ये क्या नाम है मुख्यमंत्री आवास, जो पात्र लोग हैं उस पर ज़्यादा पहल चल रहा है, ज़्यादा कसरत हो रही है सरकार की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो पात्र हैं कहीं छूटा न। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार केंद्र सरकार अभी घोषणा की है कि ये प्रधानमंत्री आवास फिर देने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसमें अब कार्यकर्ताओं का मतलब ये है कि कार्यकर्ता और हमारे जो सरकारी तंत्र हैं, सेक्रेटरी से लेकर के ग्राम विकास अधिकारी से, वो ज़्यादा से ज़्यादा गांव में सही सूची बनाएं और जो भी पात्र लोग हैं कहीं छूटने न पाएं। प्रशासन को जोगी जी पूरी कसाई कर रहे हैं कि प्रशासन हमारा कार्य जो विकास का कार्य हो रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता हो, ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी से काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा सक्रियता से काम करें, ताकि हमारे सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचे, धरातल पर पहुँचे और लोग उसको महसूस करें। और जो भ्रष्टाचार है, जो कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए सारे अधिकारियों का ऊपर शिकंजा कस रहे हैं, बहुत तेज़ी से कस रहे हैं। तो ये हमारा प्रचार का माध्यम होगा और कार्य का माध्यम होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईमानदारी से मतलब काम करें और ईमानदारी से वो विकास की योजनाएं जन जन तक पहुँचे जो उसके पात्र हैं, ताकि सारे पात्र लोग उससे लाभान्वित होकर के सरकार के प्रति उस पर रुझान बढ़े। तो आज का यह विषय आपको कैसा लगा? इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दर्ज कराएं। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।